हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ में। देखिए, आज है 6 नवंबर और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, हम डेली 12:15 बजे दोपहर में आपके लिए क्लास लेके आते हैं। ये क्लास आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में बहुत हेल्प करने वाली है। आपको एटलीस्ट 40+ क्वेश्चन यहाँ पर सही करने में बहुत ज़्यादा जो है प्रभावी ये क्लासेस, क्योंकि इनमें मैं डेली अलग अलग क्वेश्चंस लाता हूँ। आपके कॉन्सेप्ट्स रिवीजन होते हैं। एक प्रश्न में हम 4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर 4 ऑप्शंस होते हैं और चारों ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। तो अभ्यास सीरीज में स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन आज का जो है वो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से, यूनिट 9 आपके यूजीसी नेट के पेपर 1 का है ये। Identify the specific goal number under the Sustainable Development Goals which aims to ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. सतत विकास लक्ष्यों के तहत वह विशेष लक्ष्य संख्या कौन सी है जो सभी के लिए किफ़ायती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखती है। पहला ऑप्शन है आपके सामने गोल नंबर 5 या लक्ष्य 5, दूसरा ऑप्शन है गोल नंबर 7, तीसरा ऑप्शन है गोल नंबर 13, चौथा ऑप्शन आपके सामने गोल नंबर 9। ये 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही है। आपको क्या करना है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के जो आपको लग रहा है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना है। और ऐसे हर क्वेश्चन के लिए करना है, क्योंकि उससे आपका माइंड एक्टिव रहता है और आप आदी बन जाते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो वहाँ पर जाके आपको जो है ना इस चीज़ का फ़ायदा समझ में आएगा। देखिए, टोटल कितने गोल्स होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना ये किसके बाद आया था, ये किसके सक्सेसर के रूप में आया था, ये मालूम होना चाहिए। तो एक एक गोल डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना ये 2015 में लाया गया था इसको, और सतत विकास लक्ष्य इसको हम हिंदी में कहते हैं। इनमें कुल मिला के हमारे पास 17 गोल रखे गए और 169 टारगेट्स, यानी 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स इसमें रखे गए। चलिए, अब इसमें जो है पहले एमडीजी था, और एमडीजी में कितने थे, 8 गोल हुआ करते थे। लेकिन एमडीजी क्या करता था, वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान नहीं देता था और बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं था, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, है ना। और यहाँ पर वो चीज़ जो एमडीजी में ड्रॉबैक्स थी उनको यहाँ पर ठीक किया गया। टोटल गोल्स ज़्यादा रखे गए, और जितने भी कंट्रीज़ इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाने के लिए आगे आई, उन सभी को बताया गया कि आप इन गोल्स पे काम करिए, और इन गोल्स को आपको सीक्वेंस में याद रखना है ना। आपके लिए मैं कह रहा हूँ, सीक्वेंस में याद रखोगे तो जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो डायरेक्टली सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है। गोल नंबर ये बताइए, गोल नंबर। तो अगर हम गोल नंबर 5 के बारे में बात करें तो गोल नंबर 5 जो है ना ये जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट के बारे में है ना। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में है, और जो जेंडर इक्वालिटी है, जो लैंगिक समानता है, इसके बारे में गोल नंबर 5 बात करता है। और यहाँ पर हमारे पास अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी के बारे में बात हो रहा है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। अगला ऑप्शन है गोल नंबर 7। गोल नंबर 7 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का है वो स्पेसिफिकली फोकस करता है यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी, और कब तक, फॉर ऑल बाई 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये 15 साल के लिए जो है इनका लक्ष्य रखा गया है। 15 साल के अंदर में कंट्रीज़ को ये गोल्स पूरे करने हैं। चलिए, ये गोल एड्रेस करता है जो वैश्विक ज़रूरत है क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी की। अब ये क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी क्या होता है, तो देखिए, क्लीन एनर्जी वो सभी प्रकार की ऊर्जा जो नवीकरणीय हो, रिन्यूएबल हो, यानी कि वो ख़त्म ना हो समय के साथ। ऐसा ना हो कि उसका भंडार खत्म हो जाए, जैसे कि फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन में होता है। तो इसमें वो चीज़ नहीं होता है। जैसे सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी एक क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है। जैसे विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा है, ये ग्रीन एनर्जी है ना। तो इस टाइप के जो भी एनर्जी होते हैं, जो रिन्यूएबल होते हैं, जो नवीकरणीय होते हैं, उसको हम ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी कहते हैं। तो क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस के बारे में इन्होंने बात किया इस गोल में। और डेवलपमेंट, पॉल्यूशन को कम करना, और जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज देखने को हमें मिल रहा है ना, इसको कैसे हम मिटिगेट करें, इसका सामना हम कैसे करें। क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है वो एक रियलिटी, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा आजकल समर्स में बहुत हाई हीट हो जाता है, वो एक रियलिटी है। और उसको मिटिगेट करना जो है वो हमें गोल नंबर 7 में जो भी लक्ष्य दिए गए इनमें बात किया गया था। तो लक्ष्य नंबर 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोल नंबर 13 एड्रेस करता है क्लाइमेट एक्शन को, है ना, और ये मेजर्स बताता है
क्लाइमेट चेंज को कैसे हम कॉम्बैट करें, उसका कैसे सामना करें। एनर्जी एक्सेस के बारे में बात नहीं करता है। जलवायु परिवर्तन के सामना करने के बारे में जो है ये बात करता है कि कौन कौन से जो है मेजर्स आप लेने होंगे। और गोल नंबर 9 जो है ना, ये बात करता है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो मैंने आपको सभी 17 गोल जो है पहले भी बता रखे हैं, और जिनको भी एक लिस्ट चाहिए होगी और शॉर्ट में चाहिए होगा तो आप डाउट ग्रुप में जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये 17 गोल, और बहुत ही आसानी से जो है आप इसको याद कर सकते हैं। सीक्वेंस में याद रखना होगा। जब सीक्वेंस में याद रखोगे तो क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल सही कर पाओगे, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है ये कहीं ना कहीं MDG और SDG से। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दूसरा ऑप्शन है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो। हमारा अगला प्रश्न जो है वो हायर एजुकेशन सिस्टम यानी आपकी यूनिट 10 UGC नेट के पेपर 1 का यूनिट 10 से है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंस को मार्क कर लीजिएगा। व्हाट इज द की गोल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिगार्डिंग द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाई 2035? 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, जिसे हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, इसके संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है आपके सामने, GER 50% प्राप्त करना, यानी अचीव GER ऑफ 50%, यानी कि हमारे पास जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो, सकल नामांकन अनुपात रहे, वो 50% तक अचीव करना 2035 तक। क्या ये लक्ष्य है? दूसरा ऑप्शन है GER 70% प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन है जो हमारे पास ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ये 35% प्राप्त करना, और चौथा ऑप्शन है 55% प्राप्त करना। बताइए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 2 लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे अगर आपको पता है तो। और देखिए ये क्वेश्चंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी लगे कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठा करिए और वहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लिया करिए, और वो बाद में आपको बहुत हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ रिविज़न। ओके, अब हम एक एक ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ऑप्शन डिस्कस क्या करेंगे, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा इनमें ऑप्शन डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसका एम है कि हम कैसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाएं। यानी बच्चे जो एडमिशन लेते हैं आपके हायर एजुकेशन हो गया, इसमें कैसे हम एनरोलमेंट को बढ़ाएं। देखिए, हम प्राइमरी में तो जो भी एनरोलमेंट है ये बढ़ा ले रहे हैं, लेकिन बाद में ये ड्रॉप कर जा रहे हैं बच्चे। क्या कर रहे हैं, ये 12th जाते जाते ये स्कूलिंग अपना छोड़ देते हैं। तो कैसे हम हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में उनको जो है ना उनके नामांकन को बढ़ाएं, इसके बारे में है। और इसका लक्ष्य रखा गया है 2035 तक का, है ना, 2035 तक का लक्ष्य है, और 50% अचीव करना है, अचीविंग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ 50%। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। ये एम्बिशन काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है, और ये एजुकेशन के एक्सेस को एक्सपैंड करने के बारे में फोकस करता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो परसू कर सके हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, अपने उच्च शिक्षा को कंप्लीट कर सकें, ताकि एक स्किल्ड और नॉलेजेबल वर्कफोर्स हम रेडी कर सकें, और जो आने वाला जो हमारा जनरेशन हो वो काफ़ी स्किल्ड हो, उनके पास जो है नॉलेज हो। इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये दूसरा जो है, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं, 50% यहाँ पर सही होगा। और अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आई होप कि इस प्रश्न का आपने सही उत्तर दिया हो। हमारा अगला प्रश्न आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT से। इन डिजिटल डेटा स्टोरेज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिप्रेजेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स? बताइए, डिजिटल डेटा संग्रहण में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई लगभग 1 अरब बाइट का प्रतिनिधित्व करती है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न जो है ना वो पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं ये। पहला ऑप्शन है किलोबाइट, दूसरा ऑप्शन है मेगाबाइट, तीसरा ऑप्शन है गीगाबाइट, और चौथा ऑप्शन है टेराबाइट। तो बताइए इनमें से कौन सा डिजिटल स्टोरेज रहेगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट? ये हमें देखना होगा। देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 यानी किलोबाइट की, तो 1 किलोबाइट जो होता है, केबी आपने सुना होगा, जब आप इंटरनेट यूज करते होंगे तो वहाँ पर बहुत ये देखने को मिलता होगा, है ना, केबी। केबी बहुत छोटा यूनिट होता है स्टोरेज का, है ना, और 1 केबी में 1024 बाइट होता है, याद रखिए 1024 बाइट्स जो है वो 1 केबी में होता है। तो ये इसका सही उत्तर तो होगा नहीं, यहाँ पर 1 बिलियन बाइट्स के बारे में बात कर रहा है ना, तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरा ऑप्शन है मेगाबाइट।
देखिए मेगाबाइट या फिर हम इसको MB के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप इंटरनेट यूज़ करते होंगे तो ये आपको पता होगा, है ना, और इंटरनेट तो आप यूज़ करते ही हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन बाइट्स होते हैं एक मेगाबाइट में, है ना। तो 1 मिलियन बाइट्स कितना हो जाएगा? 10 लाख, 10 लाख बाइट्स। और यहाँ पर कह रहा है 1 बिलियन बाइट्स, तो ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि 1024 KB और यहाँ पर 10 लाख बाइट्स ही हो रहा है, हमारे पास 1 बिलियन बाइट्स चाहिए, तो ये काफ़ी कम है, तो ये भी नहीं होगा। फिर हम आ जाते हैं, अच्छा हाँ ये भी बता दूँ, 10 लाख बाइट और ये 1024 KB होता है 1 MB, ये 1024 में ही चलता रहता है, फिर 1 MB। फिर आगे है हमारे पास गीगाबाइट, तो इसको हम GB भी कहते हैं, तो 1 GB भी आपको मालूम होगा, आप डेटा यूज़ करते होंगे। तो 1 GB जो है अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, ये 10⁹ बाइट्स होता है। 10⁹ मतलब कितना हो जाएगा? तो यही होगा इसका सही उत्तर, यानी 1 बिलियन बाइट्स, है ना। तो 10 के सामने जो अगर ये 9 जीरो और लगा दो उतना, तो 1 गीगाबाइट या 1 GB में लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं। तो ये आपको सारा ये कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, ऐसे करके 1 GB में 1024 MB होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1024 MB। अब 1024 को आप जो है ये 10 लाख से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा लगभग 1 बिलियन बाइट, है ना। और टेराबाइट जो है ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और ये 1 ट्रिलियन बाइट होता है 1 TB में, 1 ट्रिलियन बाइट। और ट्रिलियन बाइट्स मतलब कितना हो गया? 10 के ऊपर 12 जीरो कर लो, 10⁻12 बाइट्स। ये हो गया इसका सही उत्तर, थर्ड ऑप्शन, है ना। और इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए बहुत सारे लर्नर्स हैं, उनको ये भी कन्फ्यूज़न है, और बहुत सारे चैनल्स हैं जो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में ऐसे हो जाएगा, ये चेंजेज होने वाले हैं, अटेम्प्ट्स लिमिटेड होने वाले हैं। आप जो है वो ज़्यादा ये क्लिकबेट के चक्कर में मत पड़िए। मैं भी चाहूँ तो 10 वीडियो इन सभी चीज़ों के ऊपर बना सकता हूँ, लेकिन सिर्फ काम की चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। व्यूज़ कम जाते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि आज का ज़माना जो है ना वो वही है कि भाई जो दिखेगा वो बिकेगा, और वो लोग क्या करते हैं, आप लोग की इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं, है ना। तो ये चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करिए, जो होना होगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद ही हम मानेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले जो कुछ भी हो यहाँ पर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हमारे पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए, चाहे नेगेटिव मार्किंग आ जाए, चाहे अटेम्प्ट्स लिमिटेड हो जाए, चाहे दुनिया भर की चीज़ें हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको नॉलेज है तो आप देखते हैं ना कि नीट में 720 आउट ऑफ 720 भी बच्चे लाते हैं, और सिर्फ ये चीटिंग के ही बेसिस पे नहीं होता है, ये भी समझ लीजिए। मैंने खुद से देखा है ऐसे बच्चों को जो 720 में 720 नेगेटिव मार्किंग के बाद, और वो भी इतने टफ जो सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी में, बॉटनी, जूलॉजी, है ना, ऐसे सब्जेक्ट्स में जो है एक भी क्वेश्चन गलत ना होना। तो सोचिए कहाँ आप जो है, यहाँ पर आपके पास अभी इतनी सारी सुविधाएं हैं, और इतना आसान पेपर एक कंपैरेटिवली होता है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता। तो आप जो है ना फोकस करिए, दिसंबर अटेम्प्ट में तो नहीं आने वाला है, ये तो फिक्स है। तो ज़्यादा जो है अपना दिमाग इधर उधर ना लगाएं, और पढ़ाई पर ही दिमाग लगाइए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा चौथा प्रश्न लॉजिकल रीजनिंग से है। इफ द स्टेटमेंट्स ऑल टीचर्स आर मेंटोर्स एंड सम मेंटोर्स आर साइंटिस्ट आर बोथ ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी वैलिडली इन्फर्ड। बताइए, यदि सभी शिक्षक मार्गदर्शक हैं और कुछ मार्गदर्शक वैज्ञानिक हैं, ये दोनों कथन अगर सत्य हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकाला जा सकता है ना। यानी कि यहाँ पर आपको प्रीमाइस 1 दे दिया है, प्रीमाइस 2 दे दिया है, और कंक्लूजन आपको बताना है, और इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना है कि बताइए कौन सा एक ऑप्शन है जो कि वैलिडली इन्फर कर रहा है, सही अनुमान लगा रहा है कि यही सही होगा, है ना। पहला ऑप्शन है सम टीचर्स आर साइंटिस्ट, कुछ शिक्षक वैज्ञानिक हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑल साइंटिस्ट्स आर मेंटर्स, यानी सभी वैज्ञानिक मार्गदर्शक हैं। तीसरा ऑप्शन है सम मेंटर्स आर टीचर्स, यानी कुछ मार्गदर्शक शिक्षक हैं। और चौथा ऑप्शन है नो टीचर इज ए साइंटिस्ट, यानी कोई भी शिक्षक वैज्ञानिक नहीं है। आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कर दीजिए, और मैं एक एक ऑप्शन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए पहला ऑप्शन है सम टीचर्स आर साइंटिस्ट, तो देखिए सभी टीचर मेंटोर हैं, यानी सभी शिक्षक अगर मार्गदर्शक हैं, कुछ मार्गदर्शक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि कुछ टीचर साइंटिस्ट भी हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? तो आप कहोगे कि देखिए सभी टीचर मेंटोर हैं और कुछ मेंटोर साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो मेंटर साइंटिस्ट हैं वो टीचर ना हो, मेंटोर कोई और भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी टीचर्स मेंटोर्स हैं तो सभी मेंटोर भी टीचर ही होंगे, है ना।
तो इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है ऑल साइंटिस्ट आर मेंटोर्स, तो ये कंक्लूजन भी गलत है, क्योंकि ये हमें जो है ना कुछ मेंटोर्स के बारे में बता रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि सभी साइंटिस्ट मेंटोर हैं, है ना। ये कह रहा है कि कुछ मेंटोर साइंटिस्ट हैं, और ये कह रहा है ऑल साइंटिस्ट आर मेंटोर, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अगला ऑप्शन है सम मेंटोर्स आर टीचर्स, तो देखिए ये सभी टीचर अगर मेंटोर हैं तो कुछ मेंटोर टीचर भी तो हो सकते हैं, तो ये यहाँ पर सही है, ये वैलिडली इन्फर ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि ऑल टीचर्स आर मेंटोर्स, तो ये लॉजिकली फॉलो कर रहा है कि सम मेंटोर्स, स्पेसिफिकली जो टीचर हैं वो कम से कम मेंटोर तो हैं ही, ऑल टीचर्स आर मेंटोर्स क्योंकि दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन तो सही हो गया। और नो टीचर इज ए साइंटिस्ट नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास कैसे आप कह सकते हो सभी टीचर मेंटोर हैं, कुछ मेंटोर साइंटिस्ट है, तो हो सकता है कुछ टीचर भी साइंटिस्ट हों, तो ये कह रहा है नो टीचर इज ए साइंटिस्ट, ये गलत हो गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। अब बढ़ते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की तरफ। अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से है, यहाँ पर ये गलत से टाइप हो गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज क्लासिफाइड एट नॉन रिन्यूएबल, व्हाट इज क्रूशियल फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी स्पेशली इन थर्मल पावर जनरेशन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है लेकिन विशेष रूप से तापीय ऊर्जा उत्पादन में भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत, दूसरा ऑप्शन है सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है कोल, और चौथा ऑप्शन है बायोमास। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा संसाधन नवीकरणीय नहीं है यानी रिन्यूएबल नहीं है, ये तो बिल्कुल फिक्स है, और विशेष रूप से तापीय ऊर्जा उत्पादन में भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर हम बात करें थर्मल पावर जनरेशन में तो इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको क्या लगता है इसका सही उत्तर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए जाके, हम एक एक ऑप्शन जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल नवीकरणीय जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, तो सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, तो ये इसका सही उत्तर नहीं हो सकता है, यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल बोल रहा है तो ये हटा दीजिए। हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत, तो जो जल विद्युत है ये हाइड्रो पावर है ना, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स माना जाता है क्योंकि ये वाटर फ्लो के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। और बायोमास जो होता है ना ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी माना जाता है, जो जंगल में जो भी पत्ते गिर जाते हैं, जो भी टहनियाँ गिर जाती हैं और वहाँ पर वो चीज़ें इकट्ठा करके उससे अगर कोई एनर्जी क्रिएट किया जा रहा है तो ये रिन्यूएबल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल से ये बनता है ना, और समय के साथ रिप्लेनिश हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कोल, है ना, कोयला। कोयला जो है ना एक नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल होता है, यानी गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन है ये, और एक बहुत ही मेजर सोर्स है एनर्जी का भारत में, स्पेशली थर्मल पावर प्लांट्स कोयला से ही चलते हैं, और भारत जो है ना वो कोयला को एक प्राइमरी सोर्स के तौर पे देखता है अपने जो विद्युत उत्पादन है उसमें, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है भारत में काफ़ी है ना। जैसे झारखंड में बहुत सारे ऐसे माइंस हैं कोयला के जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला मिलता है, MP में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है ना, वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ में मिलता है, तो ये कोयला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इंडिया जो है वो कोयला का बहुत इस्तेमाल करता है, लेकिन ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है और इसीलिए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड से है। विच टीचिंग मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्टिव लर्निंग थ्रू ग्रुप बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। आसान प्रश्न है, समूह आधारित समस्या समाधान के बारे में बात कर रहा है कि अगर हम बात करें समूह आधारित समस्या समाधान के माध्यम से आलोचनात्मक सोच और सक्रिय सीखने को बढ़ावा देने के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड जो है ना वो उपयुक्त है, सूटेड, बेस्ट सूटेड। पहला ऑप्शन है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यानी जिज्ञासा आधारित अधिगम, तीसरा ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी प्रदर्शन विधि, और चौथा ऑप्शन है रोट मेमोराइजेशन यानी रटने की विधि। बहुत आसान प्रश्न है और मैं ये चाहूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग सही दें, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में देना है ना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। लेक्चर मेथड आपको 10 बार बता चुका हूँ, 100 बार बता चुका हूँ। लेक्चर मेथड जो होता है ना ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बेस्ड मेथड है। ये यूजुअली देखा जाता है कि एक तरफा प्रक्रिया होता है, वन वे मेथड होता है ना, क्योंकि यहाँ पर टीचर आते हैं, अपना लेक्चर देते हैं और जाते हैं, स्टूडेंट्स एंगेज नहीं होते हैं, एक्टिव लर्निंग नहीं होता उनका, सक्रिय नहीं रहते हैं वो, तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा यानी कि आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के बारे में बात किया जा रहा है, सक्रिय अधिगम के बारे में हमें अब बात कर रहे हैं, ग्रुप बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना।
डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर ही डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, डेमो देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा यहाँ पर एंगेजमेंट नहीं होता है। रोड मेमोराइजेशन तो वैसे ही बेकार है, रटने की विधि, रटना हमेशा से ही एक ख़राब चीज़ माना गया है। हाँ, प्राइमरी लेवल पे ये ठीक है, प्राथमिक स्तर पर रटना पड़ेगा आपको कुछ चीज़ें बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए, लेकिन बाद में जो आप उच्च स्तर पर चले जाओगे तो वहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, जिज्ञासा आधारित अधिगम या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इसमें जो शिक्षक हैं वो छात्रों को इनकरेज करते हैं कि वो क्वेश्चंस पूछें, एक्सप्लोर करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या समाधान में खुद जो है वो संलग्न हो, और इससे आलोचनात्मक चिंतन कर पाते हैं, वो सक्रिय रूप से अधिगम कर पाते हैं। और ये मेथड पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है ग्रुप सेटिंग में, है ना। यहाँ पर जो भी आपके शिक्षार्थी हैं वो कोलैबोरेट करते हैं और डिस्कस करते हैं, है ना, आइडियाज़ को। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जिज्ञासा आधारित अधिगम। अब हम बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न कम्युनिकेशन चैप्टर से है। इन कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स अकर्स व्हेन अ रिसीवर कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज और वोकैब यूज्ड बाय द सेंडर। बताइए, संचार में जब प्राप्तकर्ता भेजने वाले द्वारा उपयोग की गई भाषा या शब्दावली को समझने में असमर्थ होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी बाधा उत्पन्न होती है। कई बार हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं आशा करूंगा कि आप इसका सही उत्तर देंगे। पहला ऑप्शन है भौतिक बाधा या फिजिकल बैरियर, दूसरा ऑप्शन है साइकोलॉजिकल बैरियर या मनोवैज्ञानिक बाधा, तीसरा ऑप्शन है अर्थगत बाधा या सेमेंटिक बैरियर, और चौथा ऑप्शन है तकनीकी बाधा या टेक्निकल बैरियर। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिख के आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, और मैं एक एक ऑप्शन डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, फिजिकल बैरियर वो बैरियर होता है जो फिजिकली आपके जो संचार है उसमें अवरोध पैदा करे। जैसे कोई भी ऑब्स्टैकल हो सकता है जो इन्वायरमेंट से, जैसे बारिश हो रही है बहुत तेज, अब बारिश हो रही है, आवाज़ आ रहा है और इसमें आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कोई दूसरे घर में खड़ा है, आप इस घर में खड़े हो, आप बोल रहे हो, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, ये फिजिकल बैरियर हो गया, है ना। तो कोई भी बैरियर जो इन्वायरमेंट से, या फिर कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना, फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, बीच में दीवार है और आप जो है इधर उधर से बात कर रहे हैं, तो ये फिजिकल बैरियर हो गया, है ना। ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है हमारे पास लैंग्वेज समझने के बारे में, वोकैबुलरी समझने के बारे में, तो ये नहीं होगा इसका सही उत्तर। साइकोलॉजिकल बैरियर या मनोवैज्ञानिक बाधा जो होता है ना, ये हमारे मेंटल और इमोशनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, और वो कैसे संचार को अफेक्ट कर रहा है। जैसे स्ट्रेस हो गया आपका, एटीट्यूड हो गया, परसेप्शन हो गया, किसी के प्रति आपका क्या परसेप्शन है, और ये सभी साइकोलॉजिकल बैरियर के तौर पे काम करते हैं, और ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है, और जहाँ भी लैंग्वेज के या अर्थ के मीनिंग के बारे में बात है, सिमेंटिक बैरियर इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट, अर्थगत बाधा, है ना। सिमेंटिक बैरियर जो होता है ना, वो अगर हमारा भाषा अलग अलग है, डिफरेंस है लैंग्वेज में, जैसे आप चले गए कहाँ पर, इंडोनेशिया में, और वहाँ पर जो है अलग भाषा बोला जाता है, और आपको वो भाषा समझ में नहीं आती है, आपको इंग्लिश भी नहीं बोलने आता, वहाँ पर इंग्लिश लोग बोल पाते हैं, तो आप हिंदी में बोलना स्टार्ट करते हैं, और हिंदी वहाँ पे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा, जो यहाँ पर संदेश भेजने वाले और जो रिसीव करने वाले हैं, इन दोनों के बीच में। तो अगर वो कैब जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तब भी हो जाता है, यानी अगर आप लैंग्वेज को जानते भी हैं, लेकिन अगर आप बहुत जटिल भाषा का उपयोग करेंगे तब भी ये हो जाएगा, ऐसे भाषा का उपयोग करेंगे जिससे लोग अनफेमिलियर नहीं हैं, तो इससे भी हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक व्यक्ति हैं, आप सर्च करिएगा, प्रशांत किशोर नाम के हैं, अभी बिहार में काफ़ी सक्रिय हैं, और वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच अपना रहे हैं वहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए। इनका भी लक्ष्य वही है, इलेक्शन लड़ना, जीतना, है ना, किसका लक्ष्य नहीं होता है, जो भी नेता होते हैं उनका तो वही लक्ष्य है। लेकिन इनका अगर आप देखोगे, अभी आज से जब फर्स्ट टाइम मोदी गवर्नमेंट बना था 2014 में, तो यही थे जो कि इन्होंने स्ट्रैटेजी तैयार किया था उनके गवर्नमेंट को फॉर्म करवाने के लिए। फिर इन्होंने वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के साथ भी काम किया, और अभी जो है ये इंडिपेंडेंटली बिहार में जो है राजनीति में सक्रिय हैं और काफ़ी ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। ये मैं इनका फ़ैन वैन कुछ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब प्रशांत किशोर के आप लैंग्वेज में चेंज अगर देखोगे, तो इनका लैंग्वेज आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले बिल्कुल अलग हुआ करता था। एक सोफिस्टिकेटेड हिंदी लैंग्वेज ये बोलते थे, इंग्लिश में भी बात करते थे, बहुत ही एक तरीके से, सलीके से बात करते थे, जो कि एक नॉर्मल इंडियन ऑडियंस जिसको समझ लेता है। लेकिन चूंकि जब से ये बिहार में सक्रिय हुए, तो अभी इनका जो लैंग्वेज होगा, आप हिंदी सुनिएगा तो उसमें बिहारी एक्सेंट पूरी तरीके से इन्होंने ऐड कर दिया, और ये रहने वाले भी बिहार के ही हैं,
है ना, तो इनके लिए वो ईजी भी रहा। इंग्लिश भी बोलते हैं कभी, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा जो है परहेज करते हैं इंग्लिश बोलने से, क्योंकि जानते हैं कि कैसे लोगों से कनेक्ट होना है। लेकिन अगर इंग्लिश भी बोलेंगे तो वो बिल्कुल ही जो है ना बिहारी एक्सेंट के साथ बोलेंगे, ताकि लोग इनसे कनेक्ट हो सकें, लगे कि हाँ हमारे बीच का ये कोई है। तो ये सोचिए कि इसी को हम कहते हैं, और ये ऐसे तरीके से ये आगे चल के जो है ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं इसके ऊपर। तो ये सोचिए कि लैंग्वेज का कितना बड़ा जो है इफेक्ट है। अगर आप फैमिलियर लैंग्वेज में लोगों से बात करेंगे तो आप कनेक्ट कर पाते हैं, है ना, आपका कम्युनिकेशन जो है ना वो ज़्यादा प्रभावी होता है। और कम्युनिकेशन का एंड गोल क्या होता है बताइए? संचार का एंड गोल क्या है? आप बहुत ज़्यादा एक्सेंट के साथ, बहुत स्टाइल में अगर इंग्लिश बोल रहे हैं और कोई सामने वाला समझ ही नहीं पाए, तो क्या वो एक अच्छा इंग्लिश होगा? भारत में अगर आपको इंग्लिश अपना अच्छे तरीके से तभी माना जाएगा जब आपकी बातों को समझा जाएगा। और समझा कब जाएगा? जब एक सिंपल वे में यहाँ पे बोलेंगे जो कि इंडियन लोग समझ पाएँ। तो ये चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज जो है ना वो कोई फैशन नहीं है, बल्कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो यही इसका सही उत्तर होगा। आई होप कि ये बीच बीच में जो मैं इंसाइट देता हूँ आपको, छोटे छोटे जो है चीज़ें बताता हूँ जो कि हमारे पढ़ाई से थोड़ा इतर होता है, तो वो भी जानना ज़रूरी है और आपको वो लाइफ समझने में हेल्प करेगा, है ना। क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास कराना नहीं है, बल्कि लाइफ टाइम तक मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लर्नर से जुड़ा रहूँ और हम जो है आपस में शेयर करें नए नए लर्निंग्स, नई नई चीज़ें। टेक्निकल बैरियर हो नहीं सकता ये जो भी आपके प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, जैसे अगर इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर इक्विपमेंट फेलियर हो जाए, यानी कि आप मोबाइल फ़ोन से बात कर रहे हो और उसका माइक ख़राब हो गया, ये सब टेक्निकल बैरियर है। ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। लैंग्वेज और वोकैब के लिए सेमेंटिक बैरियर इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने 8वें प्रश्न पर। हमारा 8वां प्रश्न अगेन यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से है, MDG के बारे में। तो विच मिलेनियम डेवलपमेंट गोल स्पेसिफिकली एम टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन बाई द टारगेट ईयर, है ना। कौन सा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य विशेष रूप से लक्ष्य वर्ष तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य रखता था? पहला ऑप्शन है गोल नंबर 1 या लक्ष्य 1, दूसरा है गोल 2 या लक्ष्य 2, तीसरा ऑप्शन है गोल 4 या लक्ष्य 4 और चौथा ऑप्शन है गोल 8 या लक्ष्य 8। बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे और आपको कौन सा इसका सही उत्तर लग रहा है नीचे मेंशन कर देंगे। MDG में कुल मिला के 8 गोल्स थे, है ना, 8 गोल्स, और इनका टारगेट रखा गया था 2015 तक अचीव करने का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जितने ये व्यापक नहीं थे, और इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम 17 गोल्स लेके आए ताकि ये व्यापकता हम बढ़ा सकें। कई चीज़ें यहाँ पर कमी रह गई, उसको पूरा कर सकें। यहाँ पर पर्टिकुलरली हम यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के बारे में इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें गोल नंबर 1 के बारे में, तो ये बात करता है इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी कि जो अत्यधिक गरीबी और भुखमरी है, पॉवर्टी एंड हंगर, इसको एरेडिकेट करना, बिल्कुल ही जड़ से उखाड़ फेंकना। तो ये जो है इसका सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम यूनिवर्सली प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। और गोल नंबर 2 में बात किया गया था आपके यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन या सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, है ना। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोल नंबर 2। और इसका एम था कि हम यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अचीव कर सके, सभी बच्चे जो है ना वो अपना कम से कम प्राइमरी स्कूलिंग तो कंप्लीट कर पाए। सन 2000 में आया था और वहाँ प्राथमिक शिक्षा का स्तर जो है उस समय पे उतना सही नहीं था, इसीलिए ये लाया गया था। गोल नंबर 4 जो है इसका फोकस चाइल्ड मोर्टेलिटी पे या बाल मृत्यु दर को कम करने के ऊपर है, जो कि आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में रखा गया। और गोल नंबर 8 जो है इसका फोकस ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट के ऊपर है ना। ये हम पूरे विश्व जो है साथ में मिलकर आए और डेवलप करें, ये इसका था। तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्य नंबर 2। और आई होप कि नीचे कमेंट सेक्शन में आपने इसका सही उत्तर दे दिया हो, है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट 10 का ये प्रश्न है, द नॉलेज कमीशन established in India in 2005 focused primarily on which of the following areas to improve knowledge dissemination? भारत में 2005 में एक आयोग लाया गया जिसका नाम था ज्ञान आयोग। इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रसार को सुधारने में था, कि कैसे हम भारत को एक नॉलेज इकोनॉमी बना सकें, यानी कि यहाँ पर ज्ञान को तवज्जो दिया जाए, लोग जो है ना वो नॉलेज को यहाँ प्रेफर करें रादर देन जस्ट हैविंग डिग्रीज। चूँकि ये चीज़ आज भी नहीं दिख रही है, लेकिन उस समय पर लाया गया था ये नॉलेज कमीशन। तो कह रहा है कि बताइए कि कौन सा एरिया जो था वो नॉलेज डिसेमिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए फोकस किया गया। पहला है प्राथमिक शिक्षा या प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा है सार्वजनिक पुस्तकालय और डिजिटलीकरण यानी पब्लिक लाइब्रेरीज एंड डिजिटाइजेशन, तीसरा है रिसर्च इन साइंसेज ओनली केवल विज्ञान में अनुसंधान, और चौथा है लोकल गवर्नेंस एजुकेशन स्थानीय शासन शिक्षा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको क्या लग रहा है कौन सा इसका सही उत्तर होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 लिख के, और हम एक एक ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
पहला ऑप्शन है प्राइमरी एजुकेशन। देखिए प्राइमरी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पढ़ा MDG में भी इसके बारे में बात किया गया था और सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया था प्राइमरी एजुकेशन के लिए, ये भी लगभग 2000 के आसपास ही चलाया गया था। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन जो है ना, इस वाले नॉलेज कमीशन में बात नहीं किया गया था, सेंट्रल फोकस नहीं था NKC का, इसको हम NKC कहते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन। ओके, तो ये नहीं होगा इसका सही उत्तर, प्राथमिक शिक्षा। दूसरा ऑप्शन है पब्लिक लाइब्रेरीज एंड डिजिटाइजेशन। देखिए जो नेशनल नॉलेज कमीशन था, इसका एम था कि हम कैसे ज्ञान के एक्सेस को, यानी नॉलेज के एक्सेस को बढ़ा सकें, लोगों तक पहुंच बढ़ा सकें नॉलेज का। तो हमारा फोकस किस चीज़ पे था? जो पुस्तकालय थे, पब्लिक लाइब्रेरीज, इनके ऊपर फोकस था। कैसे हम डिजिटाइजेशन करें इनका, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ना हम नॉलेज को पहुंचा सकें, इन्फॉर्मेशन को हम कैसे एक्सेसिबल बनाएं। और ये उस समय की बात है जब इंटरनेट जो है वो इतना ज़्यादा आसान नहीं था उसको एक्सेस करना, क्योंकि 2005 में अभी इंटरनेट का प्रसार हुआ नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं आते थे, और अभी जो है ना इंटरनेट का राइज हो रहा था, तो उस समय की ये बात। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, सार्वजनिक पुस्तकालय और डिजिटलीकरण, है ना। तीसरा ऑप्शन रिसर्च इन साइंसेज ओनली। जब भी ओनली आ जाए ऑप्शन, तुरंत अगर कुछ पॉजिटिव पूछ रहा है काट दीजिए, वो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता है ना। तो NKC ने नॉलेज का जो व्यापक एक्सेस उसको बढ़ाने के बारे में, ब्रॉड एक्सेस बढ़ाने के बारे में बात किया, साइंस तक लिमिटेड नहीं रखा। और लोकल गवर्नेंस एजुकेशन जो है ना वो प्राइमरी फोकस था ही नहीं NKC का, यानी स्थानीय शासन शिक्षा। इसका सही उत्तर सेकंड ऑप्शन था, और आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है आपने और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी कभी जाके करिए, मैं 5 सेकंड रुकता हूँ, आप वीडियो जाके लाइक करिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि ये क्लासेस आपको कैसे लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत जाता है इन क्लासेस को बिल्ड करने में। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न के ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग का प्रश्न है ये, और आज के आखिरी प्रश्न काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। तो बताइए कोडेड लैंग्वेज में अगर ट्री है, TREE, इसको हम UQFF लिखते हैं, तो बताइए लीफ को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, और इस टाइप के प्रश्न आते हैं, मैं आपको बता दूं, है ना, इस टाइप के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। एक कोडेड भाषा में यदि TREE को हम UQFF के रूप में लिखते हैं, तो लीफ को हम किस तरीके से कोडेड करेंगे? बताइए, कोडेड करेंगे। पहला ऑप्शन है MFBE, दूसरा ऑप्शन है MFBG, तीसरा ऑप्शन है MFAG, और चौथा ऑप्शन है MEBF। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आप समय ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपको लग रहा है सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। देखिए इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए इसमें टाइम लगेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, और अगर आपको लगे कि हाँ आप भी उसी तरीके से करने वाले थे तो ज़रूर बताइएगा, है ना। तो आई होप कि इसका नीचे कमेंट सेक्शन में आपने सही उत्तर दे दिया हो, और नहीं भी दिया है तो आप यहाँ पर देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कैसे जो है ये कोडिंग हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टी के बाद क्या आ रहा है, ये पैटर्न आप समझिए। टी के बाद क्या आता है ना, यू आता है ना, STU। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे +1 हो रहा है अल्फ़ाबेट में, +1 करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, U आ गया। अच्छा, R के बाद एक क्या आता है, R के बाद S आ जाता है, और ये S हमें देखने को मिल नहीं रहा है, और R के पहले क्या आता है, तो Q आता है, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -1 हो रहा है, तो R के पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर, Q। तो ये हम लिख दिया हमने, यानी -1, यानी +1 -1 ये भी हो सकता है। अब हम फिर E के बाद क्या देखेंगे, +1 करेंगे तो F, तो यहाँ पर +1 हमने किया, और +1 करने के बाद हमारे पास F आ गया, तो F लिख दिया। लेकिन यहाँ पर तो E के बाद वापस से F दिखा रहा है, तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि बाद का जो ये 2 है इसमें +1 चला है, तो इसमें भी +1 हम कर देंगे और इसमें भी F ला देंगे, और सेम पैटर्न पे हम अगले वाले को करेंगे, है ना। अच्छा, नाउ आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन में एक मिस्टेक है, यहाँ पर ये जो F लिखा है ना, इसको आप D बना लीजिए, MDAG, MDBF, MDBG कर लीजिए, है ना, और एक को वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर F है, वो F के जगह पे D कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए L पहला हमारे पास लेटर, अगर सेम हम यहाँ पे +1 करें, L+1, तो L के बाद क्या आएगा हमारे पास, M आएगा, तो चलिए M हो गया, यानी सब में M दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट है E में हम -1 लगाएंगे, तो E के एक पहले कौन सा आता है, D आता है, तो हमने D लिख दिया। चलिए यहाँ पर 3 यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें D होगा। ओके, नाउ अब हम इसके बाद फिर से एक +1 लगाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास A है लीफ में, A+1 यानी B हो जाएगा, तो यहाँ पर B आ गया, है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा F, और F में क्या होगा, +1 करना है, क्योंकि वहाँ पर हम -1 +1 +1 था, तो यहाँ पर हमने +1 किया, तो F के बाद आ गया यहाँ पर G, तो यानी कि जो इसका सही उत्तर हो गया
वो होगा MDBG। MDBG, तो MDBG जो है ये सेकेंड ऑप्शन में हमें दिख रहा है और यही इसका सही उत्तर होगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था और इस वजह से ये जो है ना ऑप्शन इधर उधर हुए थे, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा MDBG। और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो आई होप कि इसका सही उत्तर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में आपने दे दिया हो। और ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, है ना। यहाँ पर भी मैं आपको जब PDF प्रोवाइड करूँगा तो इसको मैं सही कर दूँगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और फिर से कल 12:15 बजे जो है मिलिएगा यहीं पर, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।